नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे डिस्क के बारे में कि ये डिस्क क्या होता है। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमें डिस्क की बीमारी हो गई है, हमें डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, हम डिस्क की बीमारी के चलते चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो ये आखिर डिस्क है क्या? क्योंकि आज तक हमने तो हार्ड डिस्क और सीडी के बारे में ही सुना था, लेकिन शरीर के अंदर ये डिस्क क्या है? तो इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर न्यूरो सर्जन है। और इतना ही नहीं, इन्होंने 10,000 से ज्यादा सर्जरी की है ब्रेन और स्पाइन की, और इनका डंका सिर्फ नोएडा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजता है। तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डिस्क क्या होता है? धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपकी बात सुन के हैरान नहीं हूं, क्योंकि हमारे पास भी जो मरीज आते हैं जिनको कि कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, वो सबसे पहले एमआरआई आगे बढ़ा के कहते हैं जी मुझे डिस्क की समस्या है। हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं आपको बीमारी क्या है, आपको तकलीफ क्या होती है, तो वो कहते हैं नहीं हमें तो डिस्क की समस्या है। तो डिस्क एक बड़ा लूजली यूज टर्म है, जो कि साइंटिफिकली मेडिकली अगर हम बात करें तो ये हमारी जो स्पाइन है उसकी जो हड्डियां हैं वो डिफरेंट साइज शेप्स की होती हैं और उनको वर्टिब्रे कहा जाता है। और वर्टिब्रे जो है वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं, और जो कारण है उसका एक के ऊपर एक स्टैक होने का वो है हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी और एक पर्टिकुलर शेप देने का, ताकि हम अपने पैरों में सीधा चल सकें। चूंकि वो हड्डियां अलग अलग हैं, वो आपस में चरमरा सकती हैं, वो आपस में चरमराए नहीं, इसलिए उनके बीच में एक कुशन होता है जिसको कि डिस्क कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक हार्ड इलास्टिक की तरह होता है। और हमारी हड्डी जो है वो उसके ऊपर आगे हिल सकती है बिना आपस में रगड़ खाए। क्योंकि अगर हम दो लोहे की चीज़ को भी आपस में चिपकाएंगे, पास में लेके आएंगे, तो उसमें रगड़ लगेगी, जिससे आवाज़ भी आती है और उससे वियर एंड टियर बढ़ता है। पर ये डिस्क जो है एक कुशन की तरह काम करती है और हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी बॉडी के शेप और स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्क अगर अपनी जगह से हिल जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसको कि आम जनता ये कहती है कि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो जैसे कि हम इस मॉडल में देख रहे हैं कि ये हमारा स्पाइन है, ये उसका कर्वेचर है, यहाँ से ये करीब करीब 22 से 25 हड्डियां हैं जिनके बीच में ये सेंटर में ये डिस्क है। तो ये डिस्क जो है हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इस डिस्क में कहीं पर भी बल्ज हो जाता है, बाहर निकल जाती है अपनी जगह से, तो ये नर्व को प्रेस कर सकती है। ये येलो कलर की नर्व दिख रही है, इसको प्रेस कर सकती है, तो उस केस में ये समस्या खड़ी करती है हमारे शरीर के अंदर। तो सर, ये तो हमने जान लिया कि डिस्क क्या होता है और इसका रोल क्या है, लेकिन ये डिस्क हमारे लिए कौन कौन सी समस्या खड़ी कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये डिस्क जो है वो हमारे गर्दन से लेकर धड़ से लेकर नीचे कमर तक है, और ये हमारी हड्डियों को सपोर्ट कर रही है, उनके बीच में कुशन की तरह एक्ट कर रही है। डिस्क की जो कंपोजिशन है उसमें बाहर तकिए के गिलाफ की तरह कवरिंग होती है और अंदर का मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो कि तकिए की रुई के बराबर होता है। अगर गिलाफ फट जाता है तो जैसे रुई बाहर निकल सकती है, वैसे डिस्क भी बाहर निकल सकती है। जब वो बाहर निकलती है तो आसपास स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स हैं, उनको अगर वो कंप्रेस करेगी तो वो क्षति करेगी। तो ऐसे ही अगर हम गर्दन की बात करते हैं, तो गर्दन में जब डिस्क बाहर निकलती है तो अगर वो सेंटर की तरफ से बाहर निकलती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर सकती है, जिससे कि हमारे हाथों पैरों में कमजोरी हो सकती है, हमारे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हमारे को पेशाब लैट्रिन में दिक्कत हो सकती है, या हमारे शरीर में सुन्नपना आ सकता है। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को ना दबा के साइड्स में जहाँ पर कि नर्व्स निकल रही हैं उनको दबाती है, तो हमें एक्सट्रीम पेन होता है, जो पेन हमारे गर्दन में कंधे से लेकर हाथ और हाथों तक आ सकता है। तो इस तरह का एक्सट्रीम पेन तब होता है जब सर्वाइकल डिस्क जो है वो बाहर निकल के नसों को दबाती है। जो सेंट्रल वाली डिस्क है उसमें काफ़ी बार पेन नहीं होता है, तो लंबे टाइम तक पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करता है, और जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो एक व्हील चेयर पर बैठा होता है। उस केस में उसको ट्रीट करके ठीक करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर माइनर समस्या भी है तो एक बार स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सर, ये तो बात हो गई गर्दन की, लेकिन अगर हम बात करें कमर के दर्द की, जो स्पाइन के लोअर हिस्से से जाकर पैरों तक जाता है, तो क्या इसमें भी डिस्क इन्वॉल्व है? जी हाँ,
जो डिस्क की समस्या है, अगर लंबर रीजन में यानी कमर में जहाँ पर कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, सिर्फ नसें होती हैं, अगर वहाँ पर डिस्क बाहर निकलती है और वो नसों को दबाती है, तो अगर वो अगेन साइड की डिस्क है तो वो एक ही नस को दबाएगी और उस नस के एरिया में हमें दर्द होगा। हो सकता है वो दर्द हमारे को थाई रीजन में हो सकता है वो हमारे लेग रीजन में हो सकता है वो हमारे फुट यानी कि पैर तक दर्द जाए, पैरों के पंजों तक दर्द जाए। तो जिस एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन में वो दर्द जाता है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी नस इन्वॉल्व है और फिर हम सीटी स्कैन या एमआरआई करा के उसको जांचते हैं। एमआरआई इज अ वेरी सेफ एंड वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज एनी टाइप ऑफ डिस्क प्रॉब्लम। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेसमेकर लगा होता है तो उसमें एमआरआई पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमारे को सीटी या सीटी माइलो कराना पड़ता है। लंबर डिस्क जो है वो कंपैरेटिवली सर्वाइकल डिस्क से सेफ इसलिए है क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो अगर उसका बल्ज होता भी है तो वो पूरे शरीर को इफेक्ट नहीं करेगा, उसी नर्व रूट को इफेक्ट करेगा या उससे आसपास जाने वाले जो नर्व्स हैं उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा। हाँ, अगर डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा हो गया है या कोई डिस्क का बड़ा फ्रेगमेंट टूट के स्पाइनल कैनाल में आ गया है तो हमारा पेशाब और लेट्रिन का भी बंदा पड़ सकता है या दोनों पैरों में कमजोरी आ सकती है। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि ये जो डिस्क की प्रॉब्लम है ये सर्वाइकल और लंबन में ही हो सकती है, तो क्या इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती है डिस्क की प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्क की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली लंबर में होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल में होती है, पर डॉर्सल यानी सेंट्रल एरिया जिसमें कि हमारा रिब केज सपोर्ट करता है उसमें भी कभी कभी अनकॉमनली रेयर केसेस में डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन डॉर्सल रीजन में भी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो अगर उसमें डिस्क बल्ज होता है तो ज़्यादातर वो स्पाइनल कॉर्ड को ही दबाता है जिससे कि उससे नीचे वाला हिस्सा हमारा काम करना बंद कर देता है। तो इसको भी अगेन डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉर्सल स्पाइन में अगर हम डिस्क की प्रॉब्लम है तो उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। डॉर्सल में एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें हम पीछे से नहीं जा सकते क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है और आगे से नहीं जा सकते क्योंकि पूरा रिब केज है, तो इसकी सर्जरी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जिसको कि एक स्पेशलाइज सेंटर में ही करा जा सकता है। तो सर इसके अलावा मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि डिस्क की समस्या आखिर होती क्यों है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, हमारा पूरा वेट हमारा स्पाइन बियर करता है जो कि लेग्स तक लेके जाता है, वो हड्डियों के थ्रू ट्रांसमिट होता है और बीच में डिस्क होती है जो कि हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरी होती है। तो गर्दन को हम पूरे टाइम हिलाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम से कम मैंने 1000 बार अपनी गर्दन को हिलाया है। तो जब हम गर्दन को हिलाते हैं तो ये डिस्क की हमारे को हेल्प करती है गर्दन को हिलने में, क्योंकि हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर मुझे कोई झटका लगता है या कोई सर में चोट लगती है या मेरे ऊपर कोई भारी सामान गिरता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें डिस्क जो है उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, और जब वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है तो अगर वो ट्रॉमा या अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा है तो डिस्क अपनी जगह से खिसक के बाहर आ जाती है। अगर वो बाहर आगे की तरफ या साइड में आए तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जनरली जब वो बाहर आती है तो पीछे की तरफ आती है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स की तरफ वो डिस्क बाहर निकल के आ रही है तो उसको कंप्रेस करेगी और उसकी वजह से क्षति होगी और उसकी वजह से सिम्टम्स होंगे। ऐसे ही कमर की डिस्क जो है, हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और सडनली हम झुक के कोई सामान उठा रहे हैं, बाथरूम में मग्गा उठा रहे हैं या हम भारी सामान उठा रहे हैं या हमें कोई हाई स्पीड एक्सीडेंट होता है या हम ऊंचाई से गिर जाते हैं, तो अगेन उस शॉक को, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश डिस्क करती है। पर अगर वो फोर्स उसकी कैपेसिटी या उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा है तो अगेन वो बाहर निकल के आ जाती है, और जब वो बाहर निकल के आती है तो वो नर्व या स्पाइनल कैनाल में नर्व्स को कंप्रेस करती है, अगेन वो डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉर्सल डिस्क भी इसी कारण से होती है। काफ़ी बार ये कारण हमारे को पता नहीं चलते कि क्या कारण हुए हैं, और मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स जो हैं वो इमीडिएटली ना आके महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद आते हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि एथलीट्स हैं या जो आर्मी में हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ करते थे, उनमें इस तरह की समस्या लॉन्ग रन में काफ़ी कॉमन है। यानी उनकी अब उम्र हो गई है 50 साल, 60 साल, ये एक्टिविटीज़ उन्होंने 10-15 साल से छोड़ रखी हैं, लेकिन अब उनकी स्पाइन की डिजेनरेशन ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है और ये डिस्क की समस्या सामने आ गई है। तो ये कारण है जिसकी वजह से डिस्क की समस्या हो जाती है। तो सर ये सब आपने कारण बताए कि डिस्क नहीं होगी, अगर आपको कोई चोट नहीं लगेगी तो आपको डिस्क की समस्या नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, आपने बड़ा सही पकड़ा कि अगर हम इन एक्टिविटीज़ को कम करेंगे या कंट्रोल वे में करेंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होने देंगे, तो हमारी डिस्क की समस्या जो है वो नहीं होगी या बहुत कम होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिनको कोई चोट भी नहीं लगी होती, फिर भी डिस्क की समस्या हो जाती है, वो एक किस्मत की बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने के लिए डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे सोना, न्यूट्रिशियस खाना खाना,
एक्सरसाइज करना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सब करेंगे तो जब हमारे को कोई भी ट्रॉमा होगा या हम कोई भी एक्टिविटी सडनली करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए एबनॉर्मल है, तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और किसी तरह की डिस्क की या और कोई समस्या नहीं होगी। तो एक जो आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी को फिट रखता है, योगासन करता है या कोई भी तरीके के आसन करता है, प्रैक्टिसेस करता है, तो उससे उसकी बॉडी स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनती है, जिससे कि डिस्क की समस्या नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को हर तरीके से फिट रखें ताकि हम डिस्क की समस्या को कम से कम कर सकें। तो सर, चर्चा को ख़त्म करने से पहले मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी को डिस्क की बीमारी हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, कैसे वो अपना इलाज कराए? ट्रीटमेंट जो है वो एक स्पाइन सर्जन के पास है, पर मरीज के हाथ में या जनरल प्रैक्टिशनर के हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो डायग्नोज करके पेशेंट को सही टाइम पे एक स्पाइन सर्जन के पास भेजें। क्योंकि इसमें अगर एक बार नर्व डैमेज हो गई या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर है। तो डैमेज होने से पहले ही स्पाइन सर्जन के पास विजिट किया जाए और वो पेशेंट का MRI और एक्सरेज कराता है। CT स्कैन सिर्फ उन्हीं केसेस में ज़रूरत होता है जहाँ पर कि कोई फ्रैक्चर एक्सपेक्टेड है या जिनका MRI नहीं हो सकता। CT एक्सरे और MRI जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पेशेंट के डिजीज़ के बारे में, प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर जो है उसको कोरिलेट करता है। अगर वो कोरिलेशन ठीक बैठता है तो पेशेंट को अकॉर्डिंगली सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। 99% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मैनेज विदाउट सर्जरी बाय मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड प्रिकॉशंस। लेकिन जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को सर्जरी करवानी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप सेकंड थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सर्जरी ज़रूरी है तो उसको डिले ना किया जाए ताकि पेशेंट की जो डिजीज़ है उसको अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको ठीक किया जाए, ताकि अर्ली रिहेबिलिटेशन हो, अर्ली रिकवरी हो और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर सर्वाइकल डिस्क की बात करें तो इसमें ज़्यादातर 99% सर्जरीज आगे से होती हैं, जिसमें आगे से ऑफेंडिंग डिस्क को निकाल के एक स्पेसर लगा दिया जाता है, जो कि एक नॉर्मल आर्टिफिशियल डिस्क भी हो सकता है, नॉर्मल स्पेसर भी हो सकता है, पेशेंट की बोन भी निकाल के लगाई जा सकती है। कई बार उसको प्लेट और स्क्रू से सिक्योर किया जाता है। अगर पीछे से करते हैं तो उसमें फोरामिनेक्टॉमी करते हैं, जो कि बड़ा ही अनकॉमन प्रोसीजर है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्क बल्ज के लिए ही पॉसिबल है। अगर हम डॉर्सल डिस्क की बात करें तो इसमें मैंने बताया आगे से करना भी मुश्किल है, पीछे से करना भी मुश्किल है। तो इसमें पीछे से पर साइड से जाया जाता है, तो इसमें कई बार हड्डी काफ़ी बड़ा पोर्शन निकालना पड़ता है, तो उसके बाद स्क्रू लगा के उसको फिक्स भी किया जाता है। कई लोग फिक्स नहीं करते हैं, पर ये इंडिविजुअल सर्जन की चॉइस की बात है। जब लंबर डिस्क की बात करते हैं तो जब लंबर डिस्क साइड्स में निकलती है, यंग पेशेंट में निकलती है, बोन्स उसकी जॉइंट्स अदरवाइज हेल्दी हैं, तो उसमें सिर्फ एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा माइक्रो डिसेक्टमी या एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी द्वारा छोटी सी हड्डी को हटा के डिस्क को निकाला जाता है और उस केस में पेशेंट को दर्द से और उसके सिम्टम से रिलीफ मिल जाता है। पर कई बार डिस्क जो है काफ़ी बड़ा फ्रेगमेंट निकला होता है, बल्ज सेंट्रल होता है, सिर्फ एक साइड से जाके थोड़ा सा पोर्शन निकालने से बात नहीं बनती, तो उसमें बड़ी सर्जरी करके बड़ा पोर्शन निकाला जाता है और उसके बाद अगर ज़रूरत है, इंस्टेबिलिटी लगती है, तो स्क्रू और रॉड से फिक्स किया जाता है। और कई बार बोन्स का जो आपस में अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो चुका होता है, तो उस केस में इंटर बॉडी केज भी लगाया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं, जो कि ओपन सर्जरीज, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, सब तरह के ऑप्शन सर्जन्स के पास अवेलेबल हैं। वो सर्जन के साथ डिस्कस करके पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर सकता है। एक जो मिथ है कि स्पाइन सर्जरी करने के बाद आपको पैरालिसिस हो जाएगा, उसको हमें दिमाग से निकालना है। जो आजकल नए गैजेट्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नई इंस्ट्रूमेंट्स और नए इम्प्लांट्स आ गए हैं, उससे स्पाइन सर्जरी 99% सेफ है। आजकल की स्पाइन सर्जरीज़ में ख़राब गड़बड़ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस में रेयरली कभी किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होते देखा है, रेयरली किसी पेशेंट को नर्व का डैमेज होते देखा है, रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट को दर्द से बिल्कुल आराम ना मिला हो। हाँ, अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है तो रिलीफ हो सकता है 100% ना मिल के 80 to 90% मिले, पर ऐसे पेशेंट्स वापस अपने पैरों पे खड़े होते हैं, वापस अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं और वापस अपने काम पे वापस आते हैं। तो एक पेशेंट के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना बहुत ज़रूरी है और वो स्पाइन सर्जरी द्वारा बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अपने फिजिशियन से मिलें, उसके बाद एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें और जो उसकी एडवाइस है उसको फॉलो करें। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको डिले ना करें, क्योंकि स्पाइन सर्जरी डिले करने से आपका ही नुकसान है और सर्जन की भी मुसीबतें बढ़ती हैं, क्योंकि एक ख़राब केस को ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसी सलाह के साथ मैं धन्यवाद करूंगा आपने मुझे मौका दिया। नेशनल खबर का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कि हम लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकें, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में बता सकें, जो बीमारियां हैं उनके बारे में बता सकें, ताकि लोगों को एक जल्दी से अपना एडवाइस मिले और वो एक स्ट्रेंथ के साथ डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं और जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएं।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इसके अलावा आप कोई और समस्या का निदान डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा अगर आप राहुल गुप्ता जी के और भी एपिसोड या और भी इंटरव्यू देखना चाहते हैं किसी भी समस्या से लेकर, तो उसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।